नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। आज मैं आपको टीबी के बारे में बताऊंगी, जिसको हम कहते हैं क्षय रोग या तपेदिक अथवा राज यक्ष्मा इसको भी बोला जाता है। टीबी जो बच्चे विश्वविद्यालय की परीक्षा देने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जिसके जिसके सिलेबस में ये टॉपिक है, उसको पूरा ध्यान से पढ़ना होगा। और जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी या नेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको डेप्थ में पढ़ना है। तो दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप रेगुलर पढ़ते रहें। कोई परीक्षा का और कोई भी आपका सफलता का कोई शॉर्टकट सीढ़ी नहीं है जो आप मुझसे पूछेंगे कि मैडम अभी तो एलटी का निकला हुआ है, आप मुझे बताएं मैं कैसे पास हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे का मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है। मैं इतना ही जानती हूँ कि निरंतर मेहनत करो, करत करत अभ्यास थे, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते, सिल पर परत निशान। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप रोज प्रतिदिन पढ़ें। आप रेगुलर अगर 6 से 8 घंटे भी पढ़ेंगे तो मैं समझती हूँ कि आप एलटी, टीजीटी, पीजीटी तो छोड़ो, आप तो आरएसआईएस की कंपटीशन को भी क्वालिफाई कर जाओगे। ये मेरा दावा है, बस पढ़ के तो देखो। तो चलो, मैं ज़्यादा बगैर समय गंवाए हुए आज मैं आपको क्षय रोग के बारे में बताऊंगी, जिसको हम कहते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। इसको तपेदिक कहा जाता है, इसको राज यक्ष्मा भी कहते हैं, इसको राजसी बीमारी भी कहते हैं। गाँव में, हमारे गाँव में कहते थे ना, उसको टीबी हो गया, मतलब कुछ नहीं करना है, राजाओं की तरह खाना है, ठाट बाट से रहना है, सोना है, काम नहीं करना है, अब बढ़िया पौष्टिक भोजन करना है। तब हमारा भारत गरीब था, लोग समझते नहीं थे, इसलिए जिसको टीबी हो जाता था उसको इस तरह से कहते थे राजसी बीमारी है, राजसी बीमारी है। और कोई बीमारी राजसी नहीं होती, बीमारी बीमारी होती है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बताती हूँ क्षय रोग के बारे में। क्षय रोग का पता, क्षय रोग जो होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह जीवाणु एरोबिक होता है, मतलब वायवीय होता है, और नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब अगतिशील होता है, चलता नहीं है। इसकी जो बैक्टीरिया है हवा में जीवित रहता है, एरोबिक है और नॉन मोटाइल है। और इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच, याद रखिएगा। इसकी खोज कौन सी, किसकी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट कोच ने 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में कि यह रोग फैलता है एक जीवाणु के कारण, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और जो टीबी है वो अत्यंत प्राचीन समय का बीमारी है। महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है कि जो अपने अर्जुन के पिता थे, उनको भी ऐसा कहते हैं, उनको भी टीबी हो गया था। और कई ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में भी टीबी का उल्लेख मिलता है। तो काफ़ी प्राचीन बीमारी है, मतलब इसके जो बैक्टीरिया हैं हवा में तैरते रहते हैं। और ये देखो, मैन में, मनुष्य में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण फैलता है। और मनुष्य में जो मैंने आपको बताया ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम, और जानवरों में ये माइकोबैक्टीरियम बोवाइन, माइकोबैक्टीरियम बोवाइन के कारण जानवरों में फैलता है। जैसे जो दूध देने वाली गाय है, भैंस है, बकरी है, इन जानवरों को भी टीबी होता है। जैसे मनुष्यों को टीबी होता है, वैसे ही जानवरों को भी टीबी होता है। और जो व्यक्ति, जैसे मैं हूँ या आप हैं या कोई व्यक्ति है, जो उन संक्रमित पशु का दूध पी लेता है, जिसको टीबी है, जिस जानवर को टीबी है, जिस बकरी को टीबी है, या जिस भैंस को टीबी है, जिस गाय को टीबी है, अगर उसका दूध पी लेते हैं तो वह जो बैक्टीरिया है दूध के माध्यम से चला जाता है। किसमें? जो दूध पीता है उसमें। तो आज नहीं हम जानते हैं, पहले भी हम आपको बताते थे। बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारी माँ कहती थी और दादी कहती थी, अरे गाय दुहा रहा है, भैंस दुहा रहा है, तुरंत ही जैसे दुहाया 1 गिलास दूध पी जाओ। बच्चे छोटे थे,
गाय भैंस हमारे यहाँ रहता था, दादी पालती थी, और पूरे परिवार ही खेतिहर परिवार के हम बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर गाय भैंस खूब था, मेरे खूब देखे हुए हैं। और जैसे ही दूध गराता था, बाल्टी से निकाल करके और तुरंत ग्लास से दे दिया जाता था कि फटाफट दूध को पी जा। तब लोगों को इतना पता नहीं था कि ये जो है संक्रमित दूध को पीने से लोगों को संक्रमण हो जाएगा। बस पिला देते थे कि बहुत ताजा है, हृष्ट पुष्ट है। वो कृष्ण का देखा देखी करते कि हमारे कन्हैया तो बस डायरेक्ट ही गाय के थन से ही दूध पी लेते थे। लेकिन अगर पशु ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणु से संक्रमित है, मतलब कि जानवर को ही टीबी हो गया है, तो उसके कच्चे दूध अगर आप पीते हैं या हम पीते हैं तो हमें भी टीबी हो जाता है। याद रहेगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी फैलता है मनुष्य में, और माइकोबैक्टीरियम बोवाइन से टीबी फैलता है जानवरों में। और उन जानवरों के कच्चे दूध अगर हम पी लेते हैं तो हमें भी टीबी हो सकता है। इसलिए दूध को उबाल करके ऑलवेज पीना चाहिए। तो पहले 2007 में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में ऐसा आंकड़ा बताता है कि 13.7 मिलियन लोग इससे गंभीर रोग से पीड़ित थे, और 2013 में 9 मिलियन लोग क्षय रोग से पीड़ित हुए। मतलब 13.7 मिलियन जब पहले था और बाद में घट करके 9 मिलियन हो गया, तो कैसे घटा, क्या कारण हुआ कि टीबी पर कंट्रोल हुआ? इसका एक बड़ा कारण हुआ बीसीजी के टीका के कारण। आज छोटे बालकों को हम बीसीजी का टीका लगाते हैं, जन्म के तुरंत बाद लगा देते हैं, 1.5 महीने के भीतर लगा देते हैं, ताकि छोटे बालकों को क्षय रोग जैसी बीमारी नहीं होने पाए। पहले क्या था कि छोटे बालकों को टीबी हो जाती थी, बड़े लोगों को भी टीबी होती थी। तो छोटे बालक जिनका इम्यूनिटी पावर सबसे कम होता था, वो सबसे ज़्यादा संक्रमित हो जाते थे, टीबी से उनकी डेथ हो जाती थी। तो बीसीजी का जब से टीका लगा बालकों में, तब से बालकों में जो ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी है, इस पर काफ़ी काबू पाया गया। भारत में सर्वाधिक रोगी अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा भारत में है। क्यों? एक तो भारत बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, तो यहाँ की जनसंख्या भी अधिक है, तो रोग भी यहाँ अधिक होंगे। फिर ये गरीब देश है, ये रोग वहाँ फैलता है जो लोग कुपोषित होते हैं, पहला काम। दूसरा, जो सीलन भरे मकान में रहते हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहते हैं, गंदे जगहों पर निवास करते हैं, वहाँ टीबी ज़्यादा फैलता है। टीबी फैलने का एक बड़ा कारण मैंने आपको बताया। कहाँ फैल रहा है टीबी? भीड़ भाड़ वाले एरिया में। सीलन वाले मकान में, जिस मकान में अगर सीलन हो, सीलन वाला मकान में ज़्यादा फैलता है। भीड़ भाड़ वाले एरिया में, जहाँ भारत में आप देखते हो कि लोगों को रहने की आवास की काफ़ी कमी है, एक ही कमरे में 4, 5, 6 लोग रहते हैं, जनसंख्या अधिक है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आप देखो बंगाल, वह एक छोटा सा हॉल भी रहेगा तो 3, 4, 5 लोग उसी में रहेंगे। तो ये जो रोग है वह फैलता है श्वसन के माध्यम से, सांस के माध्यम से फैलता है। वायुवाहित रोग है, हवा से फैलने वाला रोग है। ये रोग है वायुवाहित, हवा से फैलने वाला रोग है, और सांस के माध्यम से फैलता है। सांस के माध्यम से फैलता है। क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी है, तो वो व्यक्ति अपने सांस के माध्यम से, जब वो बोलता है, खांसता है, छींकता है, तो उसके माध्यम से खूब सारे, लाखों की संख्या में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जीवाणु हवा में बिखर जाता है, चारों तरफ बिखर जाता है। और उस हवा में अगर स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है या कोई भी व्यक्ति सांस लेता है, तो उसको उसके सांस लेने के माध्यम से उसके लंग्स के भीतर नासा मार्ग से होते हुए फेफड़े में पहुंच जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस का जो जीवाणु है वह फेफड़ों पर आक्रमण करता है सांस के माध्यम से। तो जो भी व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है वह हवा में
निरंतर अपने बोलने के माध्यम से, थूकने के माध्यम से, बलगम के माध्यम से, है ना, छींकने के माध्यम से वातावरण में फैलाता है। और उस वातावरण में, उस जगह पर जो व्यक्ति सांस लेता है, उसके सांस के माध्यम से ये बीमारी स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाता है। तो भारत में इसके रोगी सर्वाधिक पाए गए हैं, जिसमें बालक भी सम्मिलित हैं। छोटे बालकों की बीमारी ज्यादा होती थी, अब बालक का डेथ हो जाता था। और जब से बीसीजी का टीका का आविष्कार हुआ, तब से डेथ में कमी आई है। अब कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को टीबी हो गया है? तो टीबी होने का सबसे पहले चेस्ट का एक्सरे कराते हैं, छाती का। उससे पता चल जाता है कि रोगी टीबी से ग्रसित है या नहीं। इसके बाद उसका बॉडी फ्लूइड का माइक्रो टेस्ट कराया जाता है और माइक्रोबियल कल्चर से पता चलता है व्यक्ति टीबी से ग्रसित है। शॉर्ट में क्षय रोग ना बोल करके, राज एक्समा नहीं बोल करके, तपे की दिक नहीं बोल करके हम टीबी बोलते हैं। और इसके जीवाणु को बोलने के क्रम में बैसिलस टीबी भी कहते हैं। 1921 में जब बीसीजी का टीका का आविष्कार हो गया, तो इसका प्रचार प्रसार भी काफी देशों में किया गया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, वहां पर काफी इसका प्रचार प्रसार हुआ। बीसीजी का टीका के लिए लोगों को लगाया जाने लगा कि भाई अब बीसीजी का टीका लगाइए, टीबी से बचिए, बालकों को टीका लगाइए, छोटे बालकों को टीका लगाइए। और इसके लिए इवन ग्रेट ब्रिटेन में तो जो व्यक्ति थूकता है अगर सार्वजनिक रूप से, तो उसको दंडित किया जाता था, मॉनिटरी भी और ऐसे भी। जैसे आपने देखा कि पिछले साल जब कोरोना हुआ था, तो हमारे कानून के तहत ये कानून बना दिया गया था कि सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति न थूकेगा, न पान का पिरकी फेंकेगा। लोग पान खाते हैं या तर थूक देते हैं, खैनी खाते थूक देते हैं। तो इस पर काफी कड़ाई की गई। इसी तरह से ग्रेट ब्रिटेन में कि माइकोबैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस है, थूकने के माध्यम से फैलता है, तो वहां के लोगों पर भी प्रतिबंध लगाया गया कि ना लोग नहीं थूके, अगर थूकते हैं तो उनको दंडित किया जाएगा। तो काफी हद तक इस बीमारी पर काबू पाया गया। फिर 1946 में जब स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का विकास हो गया, तब इस दवाई के विकास के कारण भी काफी कंट्रोल हुआ। भारत में जो मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक अन्य देशों की तुलना में टीबी के अधिक रोगी हैं, तो एक तो यहाँ पर आप देखो ना, इसका कारण यह है कि यहाँ पर जो जन स्वास्थ्य समस्या है वो ज़्यादा है। मतलब अस्पताल की कमी है, अस्पताल में नर्सिंग कर्मी की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, और फिर यहाँ के लोगों के जो रहन सहन है बहुत पुअर है, खान पान बहुत घटिया किस्म का है। तो इसके कारण भी निम्न कोटि का है, घटिया किस्म तो नहीं कहेंगे अपन, निम्न कोटि का। गरीब लोग हैं तो पूरा जो है पौष्टिक भोजन जो होना चाहिए, संतुलित भोजन, वो नहीं कर पाते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो अपने बच्चों को पहले दूध पिलाएंगे या स्वयं पिएंगे, अपने बच्चों को फल खिलाएंगे या स्वयं खाएंगे। और फिर जब शहर से निकल करके गांव से निकल के जब शहरों में चले जाते हैं लोग रहने के लिए, तो उनका आवास की कमी होती है। वो छोटा मोटा एक कमरा ले लेते हैं जिसमें उनका पूरा परिवार रहता है। वहीं पर उनकी गाय भी रहती है, वहीं बकरियां भी रहती है, वहीं मुर्गी भी रहता है ना। तो उसके कारण ये बीमारी फैलती है। और ये बीमारी जो मैंने आपको पहले बताया, संक्रामक बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। अगर 25 लाख लोग टीबी से ग्रसित हैं, तो उसमें से 25% समझो कि कम से कम 6 लाख लोग तो टीबी से ग्रसित, मतलब एक्टिव टीबी हो जाता है। बाकी तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, जिनमें खुद लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन वो वायरस को जीवाणु है, बैक्टीरिया को निरंतर बाहर निकालते रहते हैं, अपने थूकने के माध्यम से, अपने बलगम के माध्यम से, अपने बोलने के माध्यम से, खांसने के माध्यम से, छींकने के माध्यम से। तो 75% लोग तो ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें लक्षण नहीं होता है टीबी का, और 25% लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक्टिव टीबी का केस देखने को मिला है। और टीबी पर काबू पाने के लिए कई बड़े अस्पतालों में अलग टीबी वार्ड बना दिया गया, वार्ड ही अलग बना दिया गया, जहां टीबी से ग्रसित जो भी लोग हैं उनको अलग वार्ड में रखा गया, अलग रोगियों से रखा गया,
उनके खान पान के लिए विशेष ध्यान दिया गया, उनकी दवाइयों पर काफ़ी खर्च किया गया और उन्हें फ्रूट वगैरह भी बांटा गया अस्पताल की ओर से। तो तब काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सका है। आगे मैं बताऊंगी कि कैसे हम इसको हम पहचानेंगे और किस प्रकार से इसका क्या लक्षण है और कैसे इस पर हम कंट्रोल करेंगे, इस पर हम डिटेल बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही बताते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस एक जानलेवा बीमारी है, संक्रामक है, और इसके साथ अगर कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित हो गया या आपके मलेरिया से पीड़ित हो गया या कोई डेंगू से पीड़ित हो गया अथवा कोई अन्य संक्रामक बीमारी से पीड़ित हो गया तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। आप सब जानती होंगी पुराने ज़माने में टीबी काफ़ी लोगों को था। गांव में 1-2 लोग ऐसे मिल ही जाते थे जिनको टीबी हो जाता था। हमने तो देखा है खुद भी, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में भी टीबी के मरीज थे और उनकी 2-3-4 साल में जब उनके फेफड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और खांसी इतना बढ़ने लगती है, जब परेशान हो जाते हैं, खांसी के साथ थूकने पर और खांसी के साथ उनका बलगम के साथ खून आने लगता है, रोगी की हालत ख़राब जब हो जाती है, तब अंततः उनकी डेथ हो जाती है। तो मैंने खुद देखा हुआ है टीबी के रोगी को। बहुत ही भयावह बीमारी है, इससे यथासंभव बचना चाहिए। आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दें जाने की इजाज़त। बाय बाय बच्चे, फिर मिलते हैं।